हेलो गाइस, आज हम अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। राइट। देखिए गाइस, क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हमारी अप्रोच रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को कंप्लीट करने की, वो ये रहेगी कि जैसे ही हम अपना एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया कंप्लीट करेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम साथ साथ करेंगे। राइट। इससे क्या होगा कि हमारी जो रिवीजन है वो भी एक तरह से साथ साथ होती चलेगी। ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी रिवीजन है वो साथ साथ होती चलेगी। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी क्लास जो है शुरू करते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। राइट। देखिए गाइस, क्या हुआ था कि 1600 में जो है वो ब्रिटिशर्स आना स्टार्ट हुए थे इंडिया में। राइट। क्यों आना स्टार्ट हुए थे? दे वांट टू फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी। दे वांटेड टू फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट। अच्छा, अब क्या होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब परमिशन वगैरह हर एक चीज़ मिल जाती है उन्हें, वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना भी लेते हैं। बट ठीक 165 ईयर्स बाद क्या होता है, मतलब इन 1765 कंपनी को दीवानी राइट्स मिलते हैं। ठीक है, कंपनी को दीवानी राइट्स। ये कहाँ कहाँ के मिलते हैं दीवानी राइट्स, ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहला इन्हें मिलता है बंगाल का, दूसरा इन्हें मिलता है बिहार का, और तीसरा इन्हें मिलता है उड़ीसा का। राइट। इन तीन जगहों के जो है इन्हें दीवानी राइट्स मिलते हैं। ठीक है। इससे क्या होता है कि उनकी जो टेरिटोरियल पावर है, मतलब एक तरह से उन्हें टेरिटोरियल पावर मिल जाती है। ठीक है, मतलब आप यूं कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी पावर यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है आफ्टर गॉट दीवानी राइट्स। ठीक है। अब देखिए, दीवानी राइट्स उन्हें कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, ये सब हम जो चीज़ें हैं वो हम अपनी हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे। जितना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको उतना पढ़ाता जाऊँगा। ओके, आगे हम बात करते हैं। देखिए, 1857 में क्या होता है, हमें जैसे पता है सिपोही म्यूटिनी या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 कहते हैं जिसे। ठीक है, ये क्यों होता है ये भी हम बेसिकली हिस्ट्री की क्लासेस में पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके, बट मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, काफ़ी टाइम होता है ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते हैं। आप जैसे आपको पता है 1600 में ब्रिटिशर्स यहाँ आते हैं। ठीक है, और 1947 में वो यहाँ से जाते हैं। तो 1857 तक आते आते क्या होता है कि लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होती है, ठीक है, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे लोगों को चीज़ समझ आती है। तो लोग क्या करते हैं, उससे छुटकारा पाने के लिए या फिर यूं कहो कि इंडिपेंडेंस पाने के लिए वो क्या करते हैं, रिवोल्ट करते हैं। कब? 1857 में। ठीक है, तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बात अच्छे से समझ आ जाती है कि अब यहाँ पे ट्रेडिंग करना या अब यहाँ पे अपना रूल चलाना जो है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है। ठीक है, तो फिर यही होता है कि 1857 के बाद जो है यहाँ पे जो कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो जाता है और क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि बेसिकली क्या होता है कि जो टाइम फ्रेम है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब वो दो पार्ट्स में क्या होता है, एक होता है 1773 से 1858 जो चलता है कंपनी रूल। अब यहाँ पे 1773 क्यों है? क्योंकि देखिए, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि हमें जो 1765 में जो दीवानी राइट्स मिलते हैं कंपनी को, ठीक है, उसके बाद से जो है ये जो रेगुलेटिंग एक्ट्स लाना स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा स्टार्ट होता है 1773 से, और 1858 क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको बताया 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट होता है। ठीक है, जिसके बाद से कंपनी रूल यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, और क्राउन रूल स्टार्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली टू टाइम फ्रेम में जाता है ये चीज़। पहली है 1773 टू 1858, दैट इज कंपनी रूल, एंड द सेकंड वन इज 1858 टू 1947, दैट इज क्राउन रूल। ठीक है, और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो क्राउन रूल जो है वो कंपनी रूल से ज़्यादा ईयर्स तक चलता है। ठीक है, मतलब जो क्राउन रूल है, सॉरी जो कंपनी रूल है वो चलता है हमारा 85 ईयर्स तक। ठीक है, और जो हमारा क्राउन रूल है वो चलता है हमारा 89 ईयर्स तक। ठीक है, ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं और नहीं लिखना चाहे तो आप ऐसे समझ लीजिए। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक्ट जो वो लाए थे। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो कंपनी रूल के अंदर आता है, डेट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, अब इस एक्ट में क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं पहला। देखिए, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए,
देखिए पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो मैंने ये बोल्ड से लिखे हुए हैं, आपका मेनली फोकस जो है इन चीज़ों पर जाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए अब मैंने जो स्टेटमेंट है ऑब्वियसली आपको पढ़नी है, पर जब आप स्टेटमेंट को याद कर लेंगे तो मेन मेन चीज़ें आपकी इस पे फोकस जाएंगी, तो आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बोल्ड की हैं जो मेन मेन है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। बोलता है कि जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, ये क्या था, एक फर्स्ट स्टेप टेकन था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें क्या करना था, उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफेयर्स हैं उन्हें रेगुलेट करना था और उन्हें कंट्रोल करना था। ठीक है, तो ये क्या था, फर्स्ट स्टेप था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। राइट, अगला पढ़ते हैं। बोलता है रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। क्या हुआ था ऐसा कि जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे कंपनी के, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, उसको मतलब बताया गया था कि क्या कंपनी के क्या फंक्शंस हैं, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या फंक्शंस हैं, उसे रिकॉग्नाइज किया गया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की क्या हुई थी, स्थापना की गई थी। राइट, ये तीनों चीजें जो है इसमें करी गई थी। अब हम इसके फीचर्स पढ़ लेते हैं। देखिए मेनली जो है इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो फीचर से ही बनते हैं। राइट, अगर आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया से कोई क्वेश्चंस आएंगे तो मेनली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो फीचर से ही बनेंगे। ठीक है, तो फोकस करिएगा इन चीजों पे। पहला फीचर क्या है, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। अब देखिए उस टाइम पे क्या था, तीन फेमस प्रेसिडेंसीज थी। अब वो प्रेसिडेंसीज कौन कौन सी थी, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। पहली थी बंगाल, ठीक है, दूसरी थी मद्रास, एंड तीसरी थी बॉम्बे। ठीक है, ये तीन फेमस प्रेसिडेंसीज थी। तो अब देखिए क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर था उसे क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ गए, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और जो मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था उन्हें सबॉर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। समझ गए, दैट सिंपली मीन्स कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसकी पावर थोड़ी सी क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, और जो मद्रास और बॉम्बे की पावर्स को कम करके तो उसके सबॉर्डिनेट कर दिया गया। समझ गए, पहली चीज ये करी गई। दूसरी चीज क्या करी गई कि 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। याद रखिएगा, 4 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाएगी जो असिस्ट करेगी किसे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। ठीक है, अब ऑब्वियसली उससे थोड़ा मतलब गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उसके अंदर जो है काउंसिल भी बना दी गई जो उसे असिस्ट कर सके। अब पावर्स बढ़ गई ना उसकी, तो इसलिए 4 मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बना दी गई। ठीक है, और एक और मेन चीज क्या थी कि जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़े मतलब जैसे आप कह सकते हो जैसे कि स्टेट पीसीएस में ऐसे ऐसे जगह पे क्वेश्चंस आते हैं, ये जो लोअर लेवल के थोड़े एग्जाम्स होते हैं वहां पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, ये जैसे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यूपीएससी जो कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, बट ऐसे क्वेश्चंस फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, या जो भी चीजें थोड़े लोअर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, एक और चीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774। ठीक है, क्या किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई कहाँ, कलकत्ता में, कब, 1774 में। अब देखिएगा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। देखिएगा यूपीएससी ने 4 स्टेटमेंट्स दी आपको। ठीक है, पहली स्टेटमेंट तो यही दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया। दूसरी स्टेटमेंट ये दे दी, 4 मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरी यही दे दी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। और चौथी स्टेटमेंट दी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1773। ठीक है, अब देखिए ये चीज क्यों समझना जरूरी है। ये एक्ट तो जो ये एक्ट था ये तो हमारा आया था 1773 में। ठीक है, और अब स्टेटमेंट में भी आ जाता है आपके क्वेश्चन में कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1773। सो बहुत से लोग अगर जिन्होंने अच्छे से ये चीज नहीं पढ़ी है तो वो तो हाँ कहेंगे, अगर उनको बस आधा अधूरा नॉलेज है तो वो तो यही चीज कहेंगे कि हाँ भाई 1773 में ही सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी। बट नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो तो 1773 में करी गई थी, बट एस्टेब्लिश कब हुई थी, इन 1774। और यूपीएससी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस में कंफ्यूज करता है।
ताकि आपकी स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाए। तो इसलिए आपको जो नॉलेज है वो पूरा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हर चीज़ अच्छे से पढ़ना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि यूपीएससी आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में कंफ्यूज करता है, और यही इसी तरह के क्वेश्चन जो है मैं आपको जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं लेकर आऊँगा, ताकि आपकी उस लेवल की तैयारी हो सके, ठीक है। तो याद रखिएगा कब की गई थी, 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। एक और चीज़ क्या हुई थी वो भी देख लेते हैं, प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स एंड ब्राइब्स, ठीक है। अब ये रोकथाम लगा दी गई किस पे, प्राइवेट ट्रेड कोई नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब जो लोग काम कर रहे थे वो भी प्राइवेट ट्रेड भी कर रहे थे, इसी वजह से तो इश्यूज स्टार्ट हुए थे, इसी वजह से एक्ट आना स्टार्ट हुए थे, क्योंकि कंपनी को जो है वो एक तरह से लॉस हो रहा था, जो ऑफिसर्स अंदर काम कर रहे थे वो ब्राइब्स ले रहे थे, प्रेजेंट्स ले रहे थे, है ना, प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, तो उसके ऊपर भी प्रोहिबिशन लगा दिया गया, ठीक है। अगली चीज क्या थी, हाँ, एस्टेब्लिश की गई एक बॉडी, बॉडी का क्या नाम था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, रिपोर्ट सेंड करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, किससे रिलेटेड, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री से रिलेटेड, ठीक है। समझ लीजिएगा ध्यान से कि एक बॉडी एस्टेब्लिश की गई, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, जिनका काम क्या है, रिपोर्ट सेंड करना टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलेटेड व्हाट, रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। इन तीनों से रिलेटेड रिपोर्ट सेंड करना किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये तो हमारा एक्ट यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है, बट ऑब्वियसली अब जब कोई चीज आती है तो उसमें कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ चीजें बुरी होती हैं, ठीक है। तो अब जो इस एक्ट के अंदर डिफेक्ट्स थे, ठीक है, इस एक्ट के अंदर जो डिफेक्ट्स थे, जो खामियां थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को, ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो डिफेक्ट्स थे, तो उसको क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। देखिए जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो भी डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, जिसे क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। अब क्या ऐसे सर्कमस्टांसेस थे, ठीक है, कि हमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है पास करना पड़ा, वो चीजें देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो था हमारे पास इशू विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इशू विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग। अब देखिए आप, हमें पता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ कुछ इश्यूज थे, ठीक है। अब हमें इसमें इतना ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है कि क्या उन्होंने गलतियां करी, क्या ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मैं आपको एक दो केस बता देता हूँ जिसकी वजह से इनको जो है एक तरह से वहाँ पे क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था वॉरेन हेस्टिंग को। जैसे कि एक केस हुआ था पटना केस, ठीक है, हमें जानने की जरूरत नहीं है क्या हुआ था इन केसों में, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट वन इज पटना केस, सेकंड इज नंद कुमार केस, ठीक है। पहला था पटना केस, दूसरा था नंद कुमार केस, और एक और केस था। तो ऐसे कुछ केसेस थे जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म हुआ था किसका, वॉरेन हेस्टिंग का, पहली चीज। दूसरी चीज क्या थी, दूसरा सर्कमस्टांस क्या था कि बिग टसल चली थी किसके बीच, बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल काउंसिल। जो गवर्नर जनरल काउंसिल बनाई गई थी ना, ठीक है, जो 4 मेंबर्स की थी, उनके बीच और जो सुप्रीम कोर्ट था उसके बीच बिग टसल चला था, ठीक है। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिससे क्या हुआ कि ये क्रिटिसिज्म हुआ वॉरेन हेस्टिंग का, और फिर क्या हुआ कि 1773 का जो एक्ट था उसको जो डिफेक्ट्स हुए थे, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है उसे पास किया गया। अब एक और चीज हमें समझना जरूरी है, वो क्या है कि इन 1977, ठीक है, डायरेक्टर्स ने क्या की, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उन्होंने केस फाइल कर दिया अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। सिंपली मीन्स उन्होंने ये चीज कही थी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, क्यों, सुप्रीम कोर्ट की वजह से, ठीक है। सो इसकी इंक्वायरी करने के लिए क्या हुआ था, एक कमेटी बिठाई गई जिसका नाम था टाउचेट कमेटी, ठीक है। टाउचेट कमेटी बिठाई गई इंक्वायरी करने के लिए, क्यों, किसकी, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है। देखिए ये कुछ इंफॉर्मेशन हैं, आप कह सकते हो कि कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ये चीज़ कही है कि पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा, ठीक है। तो टाउचेट कमेटी बिठाई गई इंक्वायरी करने के लिए द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा, ठीक है।
तो यही हमारा खत्म होता है फर्स्ट जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट और जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था वो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा एक्ट जो है वो है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, चलिए फर्स्ट एक्ट के बाद जो हमारा सेकंड एक्ट आता है वो है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या था देखिए, कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को कि पहली बार क्या हुआ था कि जो भी कंपनीज की टेरिटरीज थी, ठीक है, इंडिया में, उसे फर्स्ट टाइम क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये याद रखिएगा, ये भी स्टेटमेंट बनती है, अगर पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये स्टेटमेंट जरूर आती होती है। ठीक है, दूसरी चीज, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था उसका सुप्रीम कंट्रोल हो गया था ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, अब क्या हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था जो था वो सुप्रीम कंट्रोल होगा किसके ऊपर, ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लेते हैं हम। देखिए नाउ अब क्या हुआ था कि जो कंपनी के कमर्शियल थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे, कंपनी के कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। ठीक है, मतलब कमर्शियल अफेयर्स अलग थे और पॉलिटिकल फंक्शंस जो थे उसके अलग कर दिए गए। अब देखिए किस किस को दिए गए ये फंक्शंस। जो कमर्शियल अफेयर्स थे कंपनी के वो दिए गए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, मतलब जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो कमर्शियल अफेयर्स करेंगे, और एक न्यू बॉडी बनाएगी डेट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, न्यू बॉडी बनाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उन्हें दिए गए पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये चीज समझ लीजिएगा, ये बहुत मेन स्टेटमेंट्स हैं दोनों की दोनों। ठीक है, अगली चीज, एम्पावर द बॉडी एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कौन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये जो न्यू बॉडी बनाई गई है। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या किया गया, एम्पावर किया गया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। ठीक है, याद रखिएगा कि अब बोर्ड ऑफ, अब जो सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू मैटर्स थे वो किसे दे दिए गए, हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को, जो न्यू बॉडी बनाई गई थी। ठीक है, सो यहीं तक जो है हमारा ये खत्म होता है। ठीक है, आज हम सिर्फ दो ही हमारे एक्ट्स पढ़ेंगे, जो हमने एक पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 और दूसरा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, और उसके बीच हमने एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा। क्यों, क्योंकि जो 1773 में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थी तो हमने उसके लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाए। राइट, सो हमने आज ये सारी चीज़ें पढ़ी, तो अगले जो आने वाले एक्ट हैं वो हम आगे वाली फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। सो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई हैं आप प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं उसे अगली वीडियो में आपको बता सकूँ कि क्या चीज़ें थी और क्या चीज़ें नहीं थी इसमें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करिएगा, अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो उसे डिसलाइक करिएगा, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या रीज़न था या फिर क्या चीज़ थी जो आपको पसंद नहीं आई। राइट, मैंने अपने पूरे एफर्ट्स दिए हैं, मैंने आपको हर चीज़ पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई है, बाकी इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप उसे किस तरह से समझते हैं। ठीक है, हम अपना 100% एफर्ट्स करेंगे और आप भी अपना 100% एफर्ट करिएगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, सो यही हम अपनी आज की क्लास ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। सो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।